वेस्ट बंगाल के रहने वाली रिया ने एक भयानक ब्लैक मैजिक की वजह से जो अपनी फैमिली के साथ किया वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा जब भी आप किसी नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हों उस समय आपको आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से जान लेना चाहिए। और अगर आपको पता चले कि आपके पड़ोस में रहने वाला इंसान अच्छा नहीं है तो आपको उस जगह पे कभी भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए या फिर घर नहीं बनाना चाहिए। स्पेसिफिकली जब आपके पड़ोस का इंसान तांत्रिक क्रियाओं में, ब्लैक मैजिक में बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हो। रिया की फैमिली के साथ भी ऐसा ही था। वो एक नई जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ शिफ्ट करने से पहले उनको पता था कि उनके पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद वो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं और उसके बाद जो होता है वो सबके रोंगटे खड़े कर देगा और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी लेके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया जिया ने। जिया वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। जिया ने बताया इस सब की शुरुआत हुई थी 2009-10 के आसपास। जिया ने बताया उनकी फैमिली में एट प्रेजेंट उनके माता पिता उनके साथ रहते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के दौरान ये एक जॉइंट फैमिली थी जहाँ पे जिया के जो पिता हैं उनके भाई की फैमिली भी रहती थी, लेकिन उनका बर्ताव जिया के पिता के साथ बहुत अच्छा नहीं था। इनफैक्ट वो अपनी माँ को भी पसंद नहीं करते थे, उनको भी डांट देते थे। वो बुजुर्ग थे, इसी वजह से उनको खाना खुद खिलाना पड़ता था, अंदर बाहर खुद घुमाना पड़ता था और इसी चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते थे। अपनी माँ को भी कभी कभार पीट दिया करते थे और जिया के पिता से तो उनकी बनती ही नहीं थी। इसी के चलते जिया के जो पिता हैं वो उस समय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे। अच्छी खासी सेविंग थी उनकी। इसी के चलते वो एक लैंड परचेज करते हैं। अब ये जो लैंड परचेज करते हैं उसके ऑनर से उनकी बात होती है। वो उनको इस लैंड के बारे में बताता है, इसकी सराउंडिंग के बारे में बताता है। जहाँ पे उन्होंने ये लैंड परचेज किया था रोड साइड ही था, लेकिन उसके अलावा उनके पड़ोस में एक फैमिली भी रहती थी। अब उसके बारे में जब पूछा जाता है तो ये जो ऑनर था पहले इस लैंड का, वो जिया की फैमिली को बताता है कि आपको इनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग अच्छे नहीं हैं और किसी को भी अपने फ़ायदे के लिए हार्म पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे जिया के पिता कहते हैं कि हमें किसी से क्या लेना देना है, हमने जो लैंड खरीदा है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देंगे, उसके अलावा हमारा काम हमारे घर के अंदर ही रहेगा। वो अपनी फैमिली से बहुत दुखी थे, इनफैक्ट अपने भाई से और उनकी बीवी से, क्योंकि जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे वो उनके साथ रहना ही नहीं चाहते थे। जल्दी से जल्दी लैंड लेके वहाँ पे घर बना के शिफ्ट होना चाहते थे। वैसे ही वो करते हैं, वो ये लैंड परचेज करते हैं और उसके तुरंत बाद ही अपने घर का काम लगा देते हैं। इस दौरान वो सरकारी क्वार्टर्स में ही रह रहे थे। लगभग रिया ने बताया कुछ साल ये काम चलता रहता है। तब तक रिया की स्कूलिंग भी कंप्लीट हो गई थी। 2013 में ये घर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका था और 2013 का जो दूसरा हाफ था, मतलब जुलाई अगस्त के बाद का जो समय था, उस समय में जिया और उसकी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन जो जिया के पिता थे वो अपनी माँ को भी साथ में ले आए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था किस तरह का दुख वो अपने पुराने घर में झेल रही थी। साथ ही वो सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे तो वहाँ पे इतने लोगों का रहना अलाउड नहीं था, लेकिन फाइनली उनका घर बन गया था। वहाँ पे वो शिफ्ट होते हैं और अच्छे से रहना शुरू किया जाता है। लेकिन इसके बाद से ही जो ये पड़ोस वाली फैमिली थी ये जिया और उनकी फैमिली को परेशान करना शुरू कर देती है। उनको देख के उस तरह से एक्सप्रेशंस देते थे जैसे वो उनको पसंद ही नहीं है, जैसे उनके आसपास भी होना इस फैमिली को पसंद नहीं है। इसके अलावा जो जिया का घर था उनके गेट के बाहर ही वो अपने घर का गार्बेज फेंक जाते थे। उनकी जो बाउंड्री वॉल थी वहाँ पे अपने घर का वेस्ट मटेरियल या फिर वो गला सड़ा जो लोहा होता था वो रख दिया करते थे। हर वो कोशिश की जाती थी जिससे उनको डिस्टर्बेंस दी जाए। अब यहाँ पे जिया के पिता जानते थे कि ये किस तरह के लोग हैं, ऑनर ने बताया था, इसी के चलते वो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट अभी तो उनका घर बन गया था,
जब घर की कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। मतलब जो सामान का ट्रक है वो यहाँ से नहीं आएगा, ट्रैक्टर यहाँ से नहीं जाएगा, मजदूर इस तरह से काम नहीं करेंगे, ये हर तरह की चीज़ वो कर रहे थे। जिया के पिता ने हर तरह से कोऑपरेट किया उनके साथ, मतलब किसी भी चीज़ में जिद नहीं की जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो, और जैसे तैसे करके उन्होंने अपना मतलब निकाल लिया, अपना ये घर कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसके बाद भी वो उनको दिक्कतें परेशानियां दिए ही जा रहे थे। इसी के चलते जो जिया के पिता हैं वो जो दूसरी फैमिली के हेड थे। अब ये जो हेड थे इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनका भी एक बेटा था, बेटे का नाम था वैभव, और जिया ने 2013 में ही एक कॉलेज में एडमिशन ली थी। जैसे ही जिया ने उसको देखा तो वो समझ गई कि वो दोनों ही क्लासमेट ही हैं। ऑल्दो उन दोनों की अभी तक बात नहीं हुई थी, इसके बाद भी उनकी बात नहीं ही होती है काफ़ी टाइम तक। इस दौरान ये जो वैभव के पिता थे उनसे जिया के पिता पोलाइटली बात करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिंक्स अच्छे हों और चीज़ें जो उनको अच्छी नहीं लगती वो उनको प्यार से समझा सकें। लेकिन जैसे ही जिया के पिता ने उनको ग्रीट किया, वैभव के पिता ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो चुपचाप से अंदर चले गए। अब ये जो चीज़ थी ये जिया के पिता को बहुत डिसरिस्पेक्ट करने वाली लगी थी। इसी के चलते इसके बाद से उन्होंने उनसे बातचीत करना ही छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्होंने ऑनर से फिर से पूछा कि आखिरकार इनका मैटर है क्या और किस वजह से ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। ऑनर इनको एक्सप्लेन करता है, बेसिकली जो पहले इस लैंड का ऑनर था वो उनको बताता है कि ये जो फैमिली है सबका मानना है, सब गाँव वाले मतलब जो भी आसपास में रहते हैं उन सबका ये मानना है कि ये फैमिली ब्लैक मैजिक में, तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है और अक्सर जिन लोगों से इनकी नहीं बनती है उनको ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर कोई उनसे बहस करे, कोई लड़ाई झगड़ा करे तो उनके साथ बुरी चीज़ें करते हैं। हालांकि पहले जो इस लैंड का ऑनर था जिससे रिया के पिता बात कर रहे थे उसने बताया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत चर्चे हैं इनके सराउंडिंग में। इसके अलावा ये जो लैंड है जो उन्होंने रिया के पिता को बेचा है वो लैंड वो लेना चाहते थे, लेकिन जब प्राइसिंग की बात होती है तो वो इतना प्राइस दे रहे थे जितना उनका आस्किंग था उससे आधे से भी कम। इसी के चलते उन्होंने ये लैंड उनको नहीं दिया। अब यहाँ पे जिया की फैमिली शिफ्ट हो गई थी। ये जो एक्स ओनर था इस जगह का उसको तांत्रिक क्रियाओं में, भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था, जिया की फैमिली को और जिया को भी नहीं था। इसी के चलते ये सब इस बात को लाइटली ही लेते हैं, अपने घर पे नॉर्मली जीना ही शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक जिया और उनकी फैमिली को शिफ्ट हुए इस घर में कुछ महीने ही हुए थे कि उनके साथ चीज़ें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले इस सब की शुरुआत होती है जिया की दादी से। वो थोड़ा थोड़ा अजीब सा बिहेव करना शुरू कर चुकी थी, मतलब कि एक ऐसी बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर थी और साथ ही उनसे खुद चला फिरा नहीं जाता था, उनको पकड़ के ही चलाया जाता था। उनकी जो जुबान थी वो भी क्लियर नहीं थी, जो शब्द थे वो काफ़ी देर तक फंसे रहते थे, कुछ वक्त लगता था उनको एक सेंटेंस कंप्लीट करने में। लेकिन इस दौरान जब वो अजीब सा बिहेव करने लगी थी ऐसा लगता था कि उनको किसी चीज़ ने पजेस कर लिया है, उनके अंदर कोई और ही चीज़ है। वो बूढ़ी औरत जिनको पकड़ के चलाया जाता था वो खुद इस घर में यहाँ वहाँ भागती थी, अपने आप चलती थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा जो उनकी ज़ुबान फंसती थी, जो हर शब्द कहने में उनको टाइम लगता था वो भी अब वो जल्दी जल्दी कहती थी। कहती क्या थी वो मतलब नहीं समझ पाते थे, लेकिन वर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी निकलते थे। वो समझ गए थे कि इनके साथ कुछ गड़बड़ तो है। वो पहले उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तरह तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। डॉक्टर भी हैरान, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी वो पॉसिबल ही नहीं था कि नॉर्मली हो या फिर किसी बीमारी की वजह से हो। डॉक्टर्स अपनी तरफ से दवाइयाँ देते थे, उनको रेस्ट करने के लिए कहते थे, स्लीपिंग पिल्स भी देते थे, लेकिन इस सब के बावजूद उनमें कोई भी असर नहीं आ रहा था। इसी के चलते धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो जिया के पिता थे उनको लगना शुरू होता है कि जो हमारे पड़ोस के लोग हैं, लोगों का मानना है कि वो ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं, कहीं इसी तरह का कोई एंगल तो नहीं है। इसी के चलते वो उनको बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास भी लेके जाना शुरू कर देते हैं। अलग अलग जगहें, अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा था। इसके बाद जब उनको लगता है कि सिचुएशन इंटेंस होती जा रही है तो थक हार के जिया के पिता अपने भाई को फ़ोन करते हैं, जिनसे उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी, बातचीत नहीं थी और शायद कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को भी हार्म करते रहते थे। लेकिन जिया के पिता जानते थे कि यहाँ से तो वहाँ जाके वो खुश ही रहेंगी, कम से कम ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ तो उनके साथ नहीं होगी। ये जो पोजेशन उनको महसूस हो रहा है
वो तो नहीं होगा। इसी के चलते वो अपने भाई को फोन करते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनके घर पे उनको लगता है हो रही हैं, जो कि उनकी माँ के साथ भी हो रही हैं, और हो सकता है वो अपने पुराने घर चली जाएं तो शायद बेहतर फील करें। लेकिन भाई इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक बार वो तुम्हारे पास चली गई हैं, अब अपने पास ही रखो, हम नहीं लेने आएंगे, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी भी हो। अब वक्त बीतता है और धीरे धीरे ये जो दादी थी ये जिया के घर पे ही रह रही थी, लेकिन वो 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाती हैं और 2014 के खत्म होते होते ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। जिया की फैमिली जानती थी कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो जानते नहीं थे कि असल में रीजन वही है जो उनको लग रहा है या फिर कुछ और है। खैर, जिया की दादी का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद की जो भी चीजें होती हैं वो की जाती हैं। लगभग 1-1.5 मंथ और बीतता है और उसके बाद घर पे और भी अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जिया ने बताया उनको अक्सर अपने घर के बाहर से, मतलब जो उनकी बाउंड्री वॉल थी उसके अंदर से ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे इस बाउंड्री वॉल के अंदर कोई भागता है। उन्होंने कोई पेट भी नहीं रखा हुआ था, गेट भी बंद होता था और ये जो दीवारें थी ये काफ़ी ऊंची थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी। जैसा उनको पता था कि पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, इसी के चलते उन्होंने बाउंड्री वॉल ही सबसे पहले दी थी और अच्छी हाइट की दी थी। इसके अलावा इस बाउंड्री वॉल पे कांच भी लगाया था ताकि कोई ये दीवार फांद के अंदर ना आ सके। गेट भी बंद रहता था, लेकिन ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। जिसके बाद फैमिली बाहर जाती थी, टॉर्च की लाइट से देखते थे, आसपास देखते थे, ना कोई बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं होता था। 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, उनको लगता है उनका वहम है, लेकिन असल में ये चीज़ें रेगुलर हो रही थी और सबको सुनाई भी देती थी। क्या रीज़न था, किस वजह से था, कोई नहीं जानता था। और इस सब की वजह से ही जो जिया के पिता हैं वो अलग अलग बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास अभी भी जा रहे थे। एक के पास जाते, थोड़े दिन उनका इलाज चलाते, कोई चीज़ें वो करवाते और उसके बाद वापस आ जाते, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था। चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंस होनी शुरू होती हैं जब जो जिया के पिता हैं उनको सपने आने शुरू होते हैं। सपनों में उनको अजीब सी चीज़ें अपने इस नए घर के अंदर ही दिखाई देती थी। अब 1 दिन सपना आया, उनको वहम लगता है, 2 दिन आया, वहम लगता है, 3 दिन आया, वहम लगता है, लेकिन जब ये चीज़ें कंटिन्यू हो जाती हैं तो वो समझ गए थे कि शायद कोई कुछ साइन देना चाह रहा है या फिर कुछ भयानक है जो और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उनकी फैमिली के साथ होने वाला है। अब धीरे धीरे ये जो सपने थे ये उनकी अपनी ही माँ के रूप में उनको दिखने लगे। जिस तरह से उनकी माँ मरने से पहले यहाँ वहाँ भागा करती थी, इस पोजेशन में उसी तरह से वो औरत भागती थी। कपड़े उनके उसी तरह के दिखते थे, शरीर का आकार उसी तरह से दिखता था, लेकिन जब चेहरा दिखता था तो वो एकदम झटके से उड़ जाते थे, क्योंकि ये चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक होता था, डरा देने वाला होता था। वो जानते थे शायद ये उनकी माँ ही है, लेकिन जो उनके साथ किया गया था, जिस वजह से उनके साथ ये चीज़ें हुई थी, या फिर जिस तरह से उनको जकड़ा गया था ब्लैक मैजिक में, उसके बाद उनकी ये हालत हुई थी जो कि उनको उनके सपने में दिखाई देती थी। अब ये जो बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास उनका जाना था वो और भी बढ़ता जा रहा था। कोई 21 दिन का कुछ कहता, कोई 31 दिन का कुछ कहता, कोई परहेज करवाता, कोई चीज़ें जलाने के लिए देता, कोई चीज़ें खाने के लिए देता। जिया की फैमिली सब कुछ कर रही थी, लेकिन कहीं से भी सोल्यूशन नहीं हो रहा था। चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट सबसे बड़ी जो बात होने वाली थी वो अभी बची हुई थी। जिया ने बताया इस दौरान वो कॉलेज जाती थी। कॉलेज में वैभव भी उसी की क्लास में था। वो नहीं चाहती थी कभी भी वैभव से बात करना। एक तरफ जिया के पिता बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जा रहे थे, दूसरी तरफ जिया जब कॉलेज पहुंचती थी तो उसको अपने आप ही फील नहीं होता था कि कैसे क्यों हो रहा है, लेकिन वो वैभव से बात कर लिया करती थी। ये चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही थी। जब वैभव उससे दूर होता था तो उसको ऐसा रिग्रेट होता था कि आखिरकार उसने बात क्यों की। वो डिसीजन लेती थी कि इसके बाद वो वैभव से बात नहीं करेगी, लेकिन जैसे उसकी नज़रों के सामने वो आता था, अपने आप ही वो अट्रैक्ट हो जाती थी उसकी तरफ। जब जिया वापस घर पहुंचती थी तो बहुत रोती भी थी। उसको लगता था कि उसकी दादी की जान इसी फैमिली की वजह से गई है, उसकी फैमिली इसी फैमिली की वजह से सफ़र कर रही है, और कहाँ वो उनके बेटे से बात करती है। लेकिन वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पाती थी। अगले दिन फिर से कॉलेज जाना और फिर से वैसा ही सब कुछ। अब वो अपनी फैमिली को ये सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन चाह के भी जिया ने बताया वो शेयर ही नहीं कर पाई। पता नहीं किस तरह के सर्कमस्टांसेस बन रहे थे कि वो बोलती बोलती रह जा रही थी। ये बातें उसकी जुबान से आगे आ ही नहीं पा रही थी। इसी तरह से सब कुछ बढ़ता जाता है। जिया अपने कमरे में बैठ के रोती रहती थी, दुखी रहती थी, लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। और जब कॉलेज जाना तो उसी तरह से वैभव से नॉर्मल हो जाना। अब ये जो दोस्ती वैभव से हुई थी ये धीरे धीरे प्यार में बढ़ती जा रही थी।
जिया को पता नहीं चल रहा था कैसे हो रहा है, लेकिन वैभव की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही थी। दूसरी तरफ फैमिली को वो हेट करना शुरू कर चुकी थी। हालांकि कोई भी रीज़न नहीं था इस चीज़ का। फैमिली ने कभी उसको किसी चीज़ से रोका नहीं था। फैमिली ने उसको कोई दुख नहीं दिया था। फाइनेंशियली कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने दी थी। जिस कॉलेज में वो पढ़ना चाहती थी वहीं पे पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा था। और जैसा मैंने आपको बताया, ये भी एक रीज़न था जिया के हर वक्त अपने कमरे में रोते रहने का। वक्त बीतता जाता है और जिया को समझ नहीं आता कि कैसे वो मैनिपुलेट होती जा रही है वैभव की बातों में। अब वो डिसाइड करते हैं वैभव और जिया इस घर से भाग जाने का, शादी कर लेने का। और कहीं ना कहीं जिया भी मान जाती है। उसने ये भी बताया कि उसके दिल में सब कुछ था, वो जानती थी कि गलत हो रहा है, वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसके बाद जैसा डिसाइड होता है वैसा ही जिया करती भी है। जिया स्लीपिंग पिल्स अपने घर लेके जाती है, अपने पेरेंट्स के लिए चाय बनाती है, उसमें स्लीपिंग पिल्स डालती है और पेरेंट्स बेहोश। जिसके बाद वो एक नोट लिखती है कि वो अपनी मर्जी से भाग रही है, वैभव के साथ भाग रही है, और नोट लिख के घर से भाग जाती है वैभव के साथ। लेकिन जिया ने बताया कि कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो उसका अपना दिमाग ही काम कर रहा था। शायद जिस तरह का पोजेशन था, जिस तरह की चीज़ें उनके साथ थी, वहाँ से कहीं ना कहीं से वो अपना कंट्रोल खुद तक पहुँचा पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक शादी नहीं होती कोई भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी। इसके अलावा ये दोनों जो थे वो अलग कहीं और सिटी में रह रहे थे। वक्त बीतता है लगभग 1 महीना। जिया के पेरेंट्स उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया उनका फ़ोन नहीं उठाती। अब ये जो नोट था जिया का, वो उनके घर पे पड़ा था, इसी के चलते वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाते हैं। उसके पेरेंट्स ने मन बना लिया था कि वो जिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिया के साथ नहीं रहेंगे और उसके बारे में बॉदर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी ने अपनी दादी का नहीं देखा, अपने पेरेंट्स का नहीं देखा कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसी फैमिली की वजह से जिस फैमिली के लड़के के साथ वो भाग गई थी। वहीं दूसरी तरफ जिया ने बताया 1 महीना बीतने को आया था और कहीं ना कहीं से वो खुद को जोर लगा के भगवान की तरफ अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करती है। भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ में इन्वॉल्व होना, कहीं ना कहीं वो इस सब में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जब वो भागी थी उससे कुछ समय पहले तक उसका पूजा पाठ छूट चुका था। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है जो उसको घर पे बात करने से रोकती है, घर की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकती है, या फिर पूजा पाठ करने से रोकती है। और शायद यही वो रीज़न था जिसकी वजह से अपने घर से भाग भी गई थी। वक्त बीतता जाता है और रिया कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल वापस गेन कर दी है। शायद उस पर कुछ चीज़ें की गई थी जिसका असर भी उतरना शुरू हो चुका था। 1 से 1.5 महीने के बाद रिया भाग के वापस अपने घर पहुंचती है। उसने शादी नहीं की थी, उसने किसी भी तरह की कमिटमेंट नहीं रखी थी। जो चीज़ें हो रही थी वो तब हो रही थी जब वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। घर पहुंचती है, अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है रोते हुए। पेरेंट्स को यकीन होता है क्योंकि वो जानते थे उनकी बेटी इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को दुख हो, या फिर इस तरह का कुछ जिस फैमिली ने उसकी फैमिली को हार्म किया उसकी फैमिली के बेटे के साथ भाग जाए। अब उसके पिता समझ गए थे कि चीज़ें शायद कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, हिप्नोटिज्म, वशीकरण, इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। अब वो फिर से बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाने पे जोर डालते हैं। अलग अलग बाबाओं के पास जाना, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाना, और उन्होंने इतने ये बाबा तांत्रिक घूम लिए थे कि अब उनको पता चलना शुरू हो गया था पहली ही बात में कि कौन फेक है और कौन असली है। इसी के चलते वो बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, और फॉर्चुनेटली एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं जो उनको ये नहीं कहता कि यहाँ पे पैसे चढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ बना के देता हूँ। वो सीधा उनको कहता है कि घर पे बहुत बड़ी विपदा है और मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ चलूंगा, ये जानने के लिए कि आखिरकार मैटर है क्या और किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का ओरिजिन तुम्हारे घर के आसपास ही है। बिना देरी किए जो जिया के पिता हैं वो इन तांत्रिक को अपने साथ लेके जाते हैं अपने घर। वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उस रात वो वहीं पे रुकते हैं। एक कमरा उनको दिया गया था जहाँ पे रात भर वो पूजा पाठ करते रहते हैं। लेट सोते हैं लेकिन फिर भी जल्दी उठ जाते हैं। अब अगली सुबह उठने के बाद वो फैमिली के साथ मिलके एक शांति पूजा करवाते हैं घर के अंदर ही। जैसे ही शाम होनी शुरू होती है वो घर के सराउंडिंग घूमना शुरू करते हैं। उनकी बाउंड्री वॉल थी बेसिकली, जो पीछे से एक सर्कल में वो लेके आए थे, लेकिन आगे 2 पैरेलल लाइंस थी। मतलब उस तरह से ये बाउंड्री वॉल खत्म होती थी और उनको मिला के फिर एक गेट बनता था। तो उन्होंने जो फ्रंट वाले दोनों कॉर्नर थे वहाँ पे खड़े होके एक जगह पे थोड़े से फूल फेंके। उसके बाद वो घूम के जाते हैं और जो सर्कल था उसके बीचों बीच भी फूल फेंकते हैं। थोड़ी देर होती है जिसके बाद जिया के पिता को वो वहाँ पे रोकते हैं और कहते हैं कि जितनी भी औरतें हैं घर की वो अंदर चली जाएं। जिया और उसकी माँ घर के अंदर, बाहर जिया के पिता और ये तांत्रिक।
ये दोनों खुदाई शुरू करते हैं जहां जहां पे उन्होंने फूल फेंके थे। जैसे ही खुदाई थोड़ी सी होती है, अंदर से कंकाल निकलने शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई मरा हुआ पक्षी या फिर जानवर दबाया गया था। और उसके अलावा उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें थी। इंडिकेशन थी कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक की इन्वॉल्वमेंट थी इन सारी चीजों में। इन सारी चीजों की खुदाई ये तांत्रिक खुद ही करता है। ये सारी हड्डियां निकालता है, कपड़े में बांधता है और अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। जिसके बाद अंदर अपने ही कमरे में बैठ के, जो कमरा उनको दिया गया था उसी में बैठ के, बेसिकली जहां पे दादी सोया करती थी मरने से पहले, उसी कमरे में सारी क्रियाएं वो करता है। जिसके बाद वो कहता है कि इन चीजों पे जो भी किया कराया था मैंने सब वापस मोड़ दिया है और इन चीजों को अब वहीं पे दफनाना है जहां पे ये पहले दफनाई गई थी, ताकि जो भी चीज आपके साथ की जा रही है उसका असर आपके घर के बाहर ही खत्म हो जाए। इसके अलावा उसने इन्हीं हड्डियों में से छोटे छोटे 3 टुकड़े निकाल लिए और इन 3 टुकड़ों के लॉकेट्स बनाए, जो कि इन तीनों फैमिली मेंबर्स को पहनाए। और उसके बाद ये हड्डियां बाहर जाके उन जगहों पे उसने खुद ही दबा दी। जिसके बाद वापस वो घर के अंदर आता है और उनको बताता है कि असल में ये सब कुछ किया क्या गया था। उसने स्पेसिफिकली इंसान नहीं बताया, कलेक्टिवली बताया कि घर पे किया क्या गया है। उसने बताया कि एक फैमिली मेंबर पे ब्लैक मैजिक हुआ था, मारण क्रिया हुई थी जो कि दादी थी। एक और फैमिली मेंबर पे मारण क्रिया हो रही थी जो कि जिया के पिता थे मोस्ट प्रोबेबली। जिस तरह की चीजें उनके साथ होनी शुरू हुई थी। और साथ में ये भी बताया कि एक औरत थी जिस पे वशीकरण किया गया था। अब वो औरत या तो जिया की माँ थी या फिर जिया थी, लेकिन जिस तरह की जिया ने हरकतें की थी, फैमिली का मानना था कि ये जिया ही थी। अभी तक उन्होंने इस तांत्रिक को इसके बारे में नहीं बताया था कि किस तरह से वो भाग गई थी, जिसके बाद 1-1.5 महीने के बाद वापस आई। लेकिन इस तांत्रिक ने ये चीज़ें बताई थी जो कि क्लियर करती हैं कि असल में उनकी फैमिली के साथ हुआ क्या था। जिया ने बताया क्योंकि उसके पिता ने सारी कमाई इस घर पे लगा दी थी, वो कहीं शिफ्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये हड्डियां आज भी उन्हीं जगहों पे दबी हैं। जो लॉकेट उन्होंने बना के दिए थे वो आज भी वो गले में पहनते हैं। और उसके बाद से फॉर्चुनेटली उनके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। ये जो पड़ोस वाली फैमिली थी उससे उन्होंने बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट खत्म कर लिए, चाहे किसी भी तरह का टाइम क्यों ना हो, चाहे उनका अच्छा हो चाहे उनका बुरा हो, वो कभी भी उनके पास नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते और ना ही उनको अपनी तरफ आने देते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें ये सिखाते हैं कि जब भी हमारे सराउंडिंग कोई इस तरह का शख्स हो या फिर कहीं अगर हम शिफ्ट हो रहे हों और आसपास इस तरह के लोग हों, हमें पहले ही अगर पता चल जाए, जैसे जिया के पिता को पहले पता चल गया था, तो प्रेफर करें वहाँ पे ना रहना, वहाँ पे प्रॉपर्टी ना बनाना। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं इनमें इमोशंस नहीं होते, ये नहीं सोचते किसी का भी बुरा करने से पहले 1 मिनट भी कि इस इंसान पे क्या बीतेगी, इसकी फैमिली पे क्या बीतेगी। दादी शायद जिन्होंने अभी आगे भी जिंदगी देखनी थी, शायद जिया की शादी देखनी थी, उसके बच्चे देखने थे, वो वक्त से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, और वो भी बहुत तड़प तड़प के। जिस तरह से उनकी मौत हुई थी पता नहीं उनको मोक्ष मिला भी या नहीं। खैर, ये था आज का इंसिडेंट जो कि था वेस्ट बंगाल का। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हों। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस अगर पसंद आती हैं लाइक करें, हाइप करें, कमेंट सेक्शन में सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ से लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अपने सजेशंस या फिर तारीफ अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।